हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने लास्ट यूनिट 8 की शुरुआत करनी है, जिसमें हमें पढ़ना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता विकास। पिछली क्लास में हमने स्वरोजगार के बारे में पढ़ा था और उन्हें रोजगार देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके क्षेत्र में, यानी कि वो जहाँ पे रह रही हैं वहीं से वो बाहर निकल के वो किस प्रकार से अपना स्वयं का उद्यम शुरू करके अपना जीवन स्तर जो है वो उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि उद्यम क्या चीज़ है, उद्यमी कौन होता है। उद्यम का मतलब होता है बिजनेस। आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो क्या होता है, उद्यम होता है। और जो इस उद्यम को करता है वह व्यक्ति उद्यमी कहलाता है, यानी कि वो व्यावसायिक व्यक्ति कहलाता है। तो आज इसी के बारे में हम शुरुआत करेंगे। देखिएगा, उद्यमिता औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति का आधार स्तंभ है। यानी कि जो उद्यमिता है, जो ये व्यवसाय है, ये औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति का, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो भी प्रगति हो रही है उसका आधार स्तंभ होता है। इससे राष्ट्र की निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता तथा आर्थिक असमानता को, जो असमानता है, का निवारण होता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है इस राष्ट्र का, अगर वो निर्धन है, बेरोजगार है, निम्न उत्पादन करने वाला हो, कोई भी कार्य कर रहा हो और आर्थिक असमानता जो पाई जा रही है उसके निवारण के लिए ये उद्यम शुरू किया जाता है। देखिएगा, इसमें एक विद्वान है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड क्या कह रहे हैं, ये उद्यम क्या चीज है। महान समाज होता है जिसमें संबंधित व्यक्ति उद्यमिता का चिंतन एवं व्यवहार करते हैं। जो ये विद्वान है, इनका कहना है कि महान समाज वही होता है जहाँ पे संबंधित व्यक्ति, यानी कि जो भी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर का हो या फिर आसपास का कोई भी हो, कोई भी जो संबंधित व्यक्ति है वो क्या करता है कि उद्यमिता का चिंतन करता है और इसके जैसा व्यवहार करता है, यानी कि ऐसे फील्ड में कार्य करने की कोशिश करता है। और अगर संबंधित व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा तो ही हमारा समाज जो है और आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसमें आगे देखिएगा कि विकसित, विकासशील अथवा अविकसित। विकसित का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहाँ पे विकास हो चुका है, उसे विकसित कहा जाता है। और वहीं पे जो विकासशील है उसका मतलब है कि वो विकसित नहीं है बल्कि विकास करने की प्रगति पे चल रहा है। विकासशील अथवा अविकसित राष्ट्र सभी में उद्यमिता विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो विकसित हो चुका हो या फिर विकसित होने की कगार पे हो, अभी कंटिन्यू कार्य कर रहा हो, वो सभी देशों में बताया जा रहा है कि सभी में उद्यमिता विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह हर्ष और गर्व की बात है कि आज भारत में लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में उद्यमिता को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। कोई भी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे आपके एजुकेशन में, शिक्षा के साथ ही साथ जो आपको नौकरियां दिला रहा है, उसके साथ ही साथ कुछ अलग से भी पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जा रहा है, समाहित किया जा रहा है कि आप अपने पढ़ाई के साथ ही साथ कुछ उद्यम के बारे में भी सीख लें, जिससे आप अपना जो है स्वयं का भी उद्यम शुरू कर सके। यही देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में लगभग ये सारी चीजें ऐड कर दी जा रही है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ITI हो गया है और इसके साथ ही साथ कृषि से संबंधित भी सारी चीजें हैं और मत्स्य पालन है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कौशल विकास योजना में ढेर सारी चीजें आपको इंक्लूड करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में भी इन सारी चीजों की शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा दी जा रही है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड शिक्षा दी जा रही है। ये सभी फील्ड में आपको अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम के साथ ही ऐड किया गया है। देखिएगा, उद्यमिता के अगर अर्थ की बात करते हैं तो व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जोखिम को उठाने, अनिश्चितताओं का
अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रगति, निर्देश एवं नियंत्रण करने की योग्यता, उपक्रम में नए सुधार व परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता से है। इसका मतलब होता है जो उद्यमिता होती है, जो बिजनेस होता है, वो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है उसमें क्या होना चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके अंदर ये साहस होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी उस जगह की नहीं होती, बस आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको जो कार्य सौंपा गया आप वही कार्य करिए, आपको वही कार्य करना होता है। लेकिन जब आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होती है। और जब आप स्वयं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आपको इन जो भी है इसमें जोखिम आ रहा है, जो भी समस्या आ रही है, उन सबका समाधान करना पड़ता है। और इसके लिए जो उद्यमी व्यक्ति है उसे साहस की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो उद्यम है हमारा, आज हम पैसे लगा रहे हैं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन पहले हमें इनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी देखने को मिल रही है ये उद्यमिता के अर्थ में बताया गया। इसके बाद देखिएगा उद्यमिता की विशेषताएं। जो उद्यमिता है, व्यवसाय है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। वैसे तो इसकी विशेषताएं ढेर सारी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वही आपको बताई जा रही हैं। और जो भी यहाँ आपको बताया जा रहा है आप लोग लिखते जाइएगा कंटिन्यू नोट्स में। देखिएगा इससे पहला जो विशेषता बताया गया है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। जो आपका बिजनेस है, उद्यम है, वो क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ वही एक ही कार्य को कर रहे होते हैं। बहुत होगा आपको प्रमोशन होगा तो आप उच्च लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन आप जो अगर खुद से उद्यम शुरू करते हैं तो वो उद्यम जो है छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जा सकता है और आप स्वयं उसके मालिक हैं और उसमें आप दूसरे एम्प्लॉय को रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा उद्यमिता एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। जो उद्यमिता होती है इसमें आपको कुछ ना कुछ नया हर समय नई चीज़ें देखने को मिलती है। आप खुद से रचनात्मकता उसमें दिखाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें की जाए अपने बिजनेस में जिससे कि ये ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और अपनी मार्केट में एक अलग पहचान बना सके। तो ये सारी चीज़ें वो जो बिजनेसमैन होता है, उद्यमिता होता है, उसे करना पड़ता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति समूह नए व्यवसाय को स्थापित करते हैं। आप जो है स्वयं भी शुरू कर सकते हैं या फिर कई लोग ग्रुप में एक समूह में मिल करके किसी भी उद्यम को शुरू कर सकते हैं और नए व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वही सब आप व्यवसाय करिए। आपको ये देखना पड़ता है किसी भी उद्यम को शुरू करने से पहले कि आने वाले समय में मार्केट में किस चीज़ की क्रेज ज़्यादा होने वाली है। जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस आने वाले समय में लोग ज़्यादा देंगे, आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या करना पड़ता है, उद्यम को शुरू करना पड़ता है। यही बातें इसमें बताई जा रही हैं कि एक या एक से अधिक व्यक्ति का जो समूह है वो सब एक साथ मिल करके नए व्यवसाय को स्थापित करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, उद्यमिता में नवाचार, जोखिम निर्णयन का समावेश होता है। जो भी उद्यमिता है इसमें नवाचार, हर समय कुछ नया देखने को मिलता है। जोखिम उठाने की बात हो जाती है इसमें कि जो भी उद्यमी व्यक्ति है उसे जोखिम भी उठाना पड़ेगा। और निर्णयन यानी कि आपको समय समय पे निर्णय भी लेना होगा, हर वक्त भी निर्णय लेना होगा कि आपका जो उद्यम है उसमें किस प्रकार का कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस चीज़ की आवश्यकता है, कच्चे माल है या फिर नहीं है, या फिर जो भी उत्पादकता आपके उद्यम में हुई है वो मार्केट में सेल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपको एक सही निर्णय उस पर लेना है। तो ये सारी प्रक्रियाओं का जो समावेश है वो क्या है, उद्यम होता है, उद्यमिता है। आगे देखिएगा, उद्यमिता में व्यक्ति व समूह में संगठित प्रबंधन व संचालन करने का कौशल आवश्यक है तथा पूर्ण उद्यम उनके निरीक्षण में चलता है। जो उद्यमिता है इसमें जब आपने पढ़ा कि उद्यमिता एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा हो रहा है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो भी उद्यमिता है, उद्यमिता में जो भी व्यक्ति हैं या फिर समूह है
वो सभी को क्या होना चाहिए, एक साथ मिल करके रहना चाहिए। और प्रबंधन का कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि उसका निर्णय जो है आपको सामूहिक रूप से लेकर के आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा आपको कि संचालन करने का कौशल, जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जो भी आपका उद्यम है उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो संचालन है, संचालन करने का कौशल दोनों ही व्यक्तियों में होना चाहिए। यानी कि जो भी दोनों व्यक्ति हैं, या फिर कई व्यक्तियों का समूह है, या फिर एक ही व्यक्ति है, इन सभी में प्रबंधन संचालन करने का कौशल होना चाहिए। क्योंकि पूर्ण उद्यम उनके निरीक्षण में चलता है। क्या जो भी हमारा उद्यम है वो उनके ही निरीक्षण में चलता है कि कौन व्यक्ति है, उसमें जो एम्प्लॉय हैं वो कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं है, कहाँ से जो भी उपभोक्ता है उनको समस्या आ रही है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए, मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हर समय आपको निर्णय लेना होगा। इसके लिए यहाँ क्या करना पड़ता है कि आपके पास एक प्रबंधन का कौशल अच्छे से होना चाहिए। ये सारी चीजें जिसमें भी देखी जा रही है वो क्या है, उद्यमिता में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उद्यमिता की विभिन्न अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं उसके बारे में पहले क्या कही जा चुकी हैं, लोगों की क्या मत रहे हैं, वही बातें बताई जा रही है कि उद्यमिता की विभिन्न अवधारणा, उद्यमिता के बारे में पहले से क्या अवधारणाएं दी गई हैं, लोगों का क्या मानना है उद्यमिता के बारे में। देखिएगा, पहला पॉइंट है उद्यमिता असीमित जोखिम उठाने का कार्य है। सीमित नहीं बल्कि क्या है कि असीमित, यानी कि इसमें हर समय एक जोखिम भरी निर्णय लेना होता है आपको। जो कार्य आप कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं सही है, आपको हर समय साहसी बनना पड़ता है, ऐसा पहले से ही अवधारणा इसमें बताई गई है। इसके बाद है कि उद्यमिता वह घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है। जो भी चीजें उत्पादित की जा रही है उद्यम में, उस कंपनी में की जा रही हैं, या फिर कोई छोटा सा भी उद्यम है उसमें भी उसे विभिन्न साधनों को संगठित करना पड़ता है। जो भी साधन है उनको आप एकत्रित करते हैं, संगठित रूप देकर कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसके बाद उसको आप मार्केट में उतारते हैं। तो ये अवधारणा में बताई जा रही है। आगे है उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन योग्य माना गया है। जो उद्यमिता है इसमें देख रेख की, निरीक्षण की आवश्यकता होती है। आप किस प्रकार से अपने उद्यम में नियंत्रण कर पा रहे हैं, किस प्रकार से एक नियंत्रण में रख करके कार्य कर रहे हैं। पूरे गृह प्रबंधन में आपको बताया जाता है कि जो भी आयोजन है, नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है और फिर मूल्यांकन है, वही प्रबंधन इसमें उद्यम में भी करना पड़ता है। किसी भी जगह हो, जब भी आप मैनेजमेंट की बात करेंगे वहां पे आपको निरीक्षण, देख रेख करना होगा और नियंत्रण में रख करके कार्य करना होगा। जो भी आपकी कंपनी में, उद्यमी में, जो भी उद्यमिता आप शुरू कर रहे हैं उसमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो नियंत्रण में रख करके कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है, कौन उद्यमी के यहाँ क्या हो रहा है, वो सब चीजें भी आपको देखनी पड़ती है कि अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो मार्केट में उसकी अलग पहचान होगी। अगर हमें उससे भी आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन ले आना चाहिए, तो इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद निर्देशन योग्य होना चाहिए। आपके निर्देश के अनुसार ही वो पूरा उद्यम चलेगा, तो इसलिए आप जो निर्देश भी देंगे वो बहुत ही सोच समझ करके देना होगा। इसीलिए कहा गया है, जा रहा था इसके पहले वाले ही पॉइंट में, कि जो भी व्यक्ति हैं उद्यमी, उनको क्या करना होना चाहिए कि जो प्रबंधन है, प्रबंधन के संचालन का कौशल उनमें होना चाहिए, जो उद्यमी व्यक्ति हैं। तो ये 3 मुख्य पॉइंट है जो उद्यमिता के विभिन्न अवधारणाओं में बताया गया है। इसके बाद देखिएगा कि भारत में महिला उद्यमियों का विकास। जो भी भारत में महिलाएं हैं, ये उद्यमी क्या बहुत पहले से रही हैं या फिर आज इनकी नई पहचान में आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, यानी कि वो अपना स्वयं का भी रोजगार शुरू की हैं, अपना स्वयं का उद्यम भी चला रही हैं। तो देखिएगा कि पहले से क्या था। इसमें समय के शुरुआत से ही व्यवसाय पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते रहे हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है, आप देखते होंगे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप सिर्फ नौकरी करते हैं कहीं पे जा करके, आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छी कंपनी होगी, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, कहीं पे अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य कर रहे होंगे, तो आपको ये देखना जो है, ये देखने को आपको मिलता है कि
आप उसमें जो पेंशन होगा या फिर आपकी अनुपस्थिति में आपके पुत्र वो नौकरी देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप स्वयं का कोई उद्यम शुरू करते हैं तो आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके पुत्र भी क्या करते हैं, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वहाँ पे उनको दोगुनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहीं से उन्हें स्टार्ट करना रहता है। इसमें ये प्रॉफिट देखने को मिलता है। और लंबे समय से, प्राचीन समय से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो व्यवसाय है वो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते रहे हैं। ये प्राचीन समय से ही देखा जा रहा है। परंतु समाज में पुरुषों के वर्चस्व के कारण महिलाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो महिलाएं हैं, जब ये अपना भारतीय जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मकता पे निर्भर करता है। यहाँ पे पुरुष प्रधान देश माना जाता है, यहाँ पे पुरुषों को अधिक प्रधानता दी जाती है। इसीलिए यहाँ क्या देखा जाता है कि जो भी व्यवसाय है वो पिता से पुत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पे जो पुत्रियां हैं उनको ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का अधिक वर्चस्व होने के कारण जो महिलाएं हैं वो अपनी पूरी क्षमता तक विकास नहीं कर पाई हैं। भले उनके अंदर और भी अच्छी क्वालिटी हो और भी क्षमता हो, लेकिन वो उनका जो क्षमता है वो बाहर दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हो रहा था कि पितृसत्ता और अन्य परंपरा के कारण उन्हें कंपनियों में शामिल होने तथा अपनी कंपनी बनाने से रोक दिया गया। यानी कि वो किसी कंपनी में कार्य भी नहीं कर पा रही थी, ढेर सारी परंपराओं की वजह से कि हमारी परंपरा में ये है कि बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बेटियां बाहर नहीं काम करती हैं। ये सब जो भी पुरानी अवधारणाएं थी परंपराओं में, जो भी चली आ रही संस्कृतियों में, तो उसके वजह से ये चीज़ देखने को मिला कि वो किसी कंपनियों में भी नहीं कार्य कर पा रही थी। आज तो कर रही है, लेकिन ये प्राचीन समय की बात की जा रही है, नहीं कर पा रही थी। और इसके साथ ही साथ वो अपना स्वयं का भी कोई भी उद्यम नहीं शुरू कर पा रही थी। उन्हें घर के कार्यों तक ही सीमित रखा गया था। जो भी घर की महिलाएं थी, चाहे वो पुत्रियां हों या बहुएं हों, उन्हें घर के कार्यों तक ही सीमित रखा जा रहा था। तो इस प्रकार से प्राचीन समय से ही महिलाओं को उद्यम से संबंधित ये बारे में बताया गया है। इसमें जो भी पॉइंट आपको बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिए, क्योंकि आपको उद्यमिता का अर्थ पूछा जा सकता है, उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमिता के बारे में कुछ अवधारणाएं जो कही गई हैं, या फिर प्राचीन समय में अपने भारत की जो महिलाएं हैं उद्यम के क्षेत्र में उनका क्या स्थान रहा है, किस प्रकार से कार्य कर रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी बताया गया आप लोग इसको लिख लीजिएगा। प्राचीन समय में आपने देखा कि जो भारतीय महिलाएं हैं उद्यम में उनका किस प्रकार से स्थान रहा है, किस प्रकार से उन्हें सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जा रहा था। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, उनको प्रेरित करना है कि वो भी अपने घरेलू कार्यों से बाहर निकल के वो उद्यम की ओर आगे बढ़े, जिससे वो स्वयं का और अपने परिवार का, इसके साथ ही साथ समाज और देश का भी विकास में योगदान दे सके। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, उनके लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ देखिएगा जो मोटिवेशन है, ये टॉपिक पढ़िएगा कि मोटिवेशन आखिर है क्या। और हम आप लोग को जो बता रहे हैं कि बार बार ये पॉइंट के आप लोग लिखते जाइएगा, ये जो भी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखाया जा रहा है। जो यहाँ बताया जा रहा है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अप्रेरणा क्या है, अप्रेरणा के जो कारक हैं वो क्या है, इनके कितने प्रमुख तत्व हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए पॉइंट वाइज आप इसको नोट करते जाइए। देखिएगा सबसे पहले कि मोटिवेशन होता क्या है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति, शक्ति या ऊर्जा। यानी कि ये जो भाषा है प्रेरणा, ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना किसी चीज़ में, ऊर्जा देना या फिर शक्ति प्रदान करना, जो कि मानव द्वारा कोई कार्य करने के लिए आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति है कोई कार्य करना चाहता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, गति की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कर रहा है, अब प्रेरणा कर रहा है। मानव के व्यवहार एवं प्रेरणा को दो भागों में बांटा गया है। जो भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, कोई भी व्यवहार, कोई भी बिहेव आपको दिख रहा है व्यक्ति का, और जो भी प्रेरणा है उसे दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा जो दो भाग है इसके कौन कौन से, पहला है आत्म प्रेरणा, दूसरा है पर प्रेरणा। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि आत्म प्रेरणा और पर प्रेरणा है क्या।
आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेरणा है, अप्रेरणा वो कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार का है। आपको प्रकार जो है ये डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है। तो इसमें देखिए जो प्रेरणा है, पहला है आत्म प्रेरणा, दूसरा है पर प्रेरणा। नाम से समझ में आ रहा होगा, जो आत्म प्रेरणा है यानी कि जब आप किसी कार्य को करने के लिए स्वयं से प्रेरित होते हैं, अपनी आत्मा से, यानी कि आप स्वयं से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं अंदर से, वो क्या है, आत्म प्रेरणा है। लेकिन जो पर प्रेरणा है यानी कि आप किसी और चीज के द्वारा, कोई बाह्य कारक या किसी और व्यक्ति के द्वारा आप मोटिवेट किए जा रहे हैं। जैसे आपने मोबाइल में देख लिया कि आईएएस बनना बहुत ही आसान है या फिर बहुत ही कठिन है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, तब जाके हम एग्जाम में पास हो पाएंगे, या फिर जो आईएएस की वर्दी है वो मुझे बहुत पसंद है, हमें भी उसे लेना है। तो ये सारी चीजें, आप बाहरी चीज जब देख करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो क्या है, वो पर प्रेरणा के अंतर्गत आता है। और जब कोई चीज आप स्वयं से सोचते हैं, जैसे आप सोचें कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करके हमें अपने परिवार की स्थिति को सुधारनी है। अगर आप ये बातें स्वयं से सोच रहे हैं तो ये क्या हुआ, आत्म प्रेरणा। लेकिन अगर यही बात कोई और आपको बताए कि आप बहुत गरीब हो, आपके परिवार की स्थिति संभालने वाला कोई है नहीं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी बातें अगर कोई और व्यक्ति कह रहा है, अगर तब आप प्रेरित हो रहे हैं पढ़ाई की तरफ, तब वो क्या है, पर प्रेरणा होता है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, व्यवहार सदैव उद्देश्य व लक्ष्य आधारित होता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है, कोई भी व्यवहार करता है तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आप इस क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है कि आपका ये उद्देश्य है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके, ये है। और कुछ बच्चे ये भी सोच के पढ़ रहे होंगे कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्लास में, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से ही नहीं बल्कि ये व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो यही बातें बताई जा रही हैं कि प्रेरणा जो व्यवहार है वो सदैव उद्देश्य व लक्ष्य आधारित होता है तथा प्रेरणा का तात्पर्य उस प्राप्ति हेतु क्रियाकलापों का आधार होता है। जो भी प्रेरणा है वो क्या है, प्रेरणा का तात्पर्य उस प्राप्ति है तो क्रियाकलापों का आधार, जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उसको प्रेरित करने वाला जो होता है वो प्रेरणा ही उसका मुख्य आधार होता है। देखिएगा, प्रेरणा के बारे में कहा गया है कि प्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है। इच्छित मतलब स्वयं से इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित, आपको उत्साहित कर रहा है इस कार्य को करने के लिए, यही क्रिया क्या है, प्रेरणा होती है। देखिएगा, प्रेरणा के 3 मुख्य आधार हैं। जो प्रेरणा है उसके मुख्य आधार क्या क्या है, देखिए, पहला है प्रेरणा, यानी कि इसको इंग्लिश से मोटिव कहते हैं। दूसरा है व्यवहार, इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। तीसरा है लक्ष्य, लक्ष्य को गोल कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों जो वर्ड है आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसको ध्यान से पहले सुनिए कि ये आखिर ये प्रेरणा का जो मुख्य आधार बताया गया, ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी कहानी को सुनता है, किसी की बात को सुनता है, तो क्या होता है, प्रेरित होता है, उसे लगता है कि मैं भी इस कार्य को करूं। इसका मतलब वो क्या है, मोटिव है, वो प्रेरित हुआ है उस कहानी को सुन के, उस फिल्म को देख के, कोई भी चीज हो सकती है, प्रेरित हुआ है। प्रेरित होने के बाद वो क्या करता है, वो भी उसके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कार्य प्राप्त हो जाता है, पूरा कार्य समाप्त हो जाता है हमारा। जब भी किसी कार्य को करने के लिए हमने कहीं से प्रेरणा प्राप्त की, फिर हमने व्यवहार किया और लास्ट में हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ये चीजें क्या हैं, प्रेरणा के मुख्य आधार होते हैं। आगे देखिएगा, जो प्रेरणा है उसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि प्रेरणा को 2 भागों में बांटा गया था, आत्म प्रेरणा और पर प्रेरणा। वही बताया जा रहा है यहाँ पर भी कि जो प्रेरणा है उसके कारक कौन कौन से। देखिए, एक आंतरिक कारक है और दूसरा बाह्य कारक है। आंतरिक कारक मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर से प्रेरित कर रही हैं। बाह्य कारक में कौन सी ऐसी बाहरी चीजें हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसमें देखिएगा, जो आंतरिक कारक है, सबसे पहले इसमें देखिएगा कुछ नया करने की इच्छा। मान लीजिए, नॉर्मल सा एग्जाम्पल लीजिए कि आप हर रोज वही एक ही
सब्जी रोटी दाल चावल खा के ऊब जाते हैं, या फिर कुछ अलग बना रहे हैं तो पकौड़े बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, कुछ मैगी पास्ता कुछ बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें खाने से हम ऊब गए हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। आज जो भी मटेरियल है हमारे पास उपलब्ध है उसमें से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आज कौन सा नया आइटम हम बनाते हैं। तो ये जो अंदर से कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो रही है वो क्या है, आंतरिक कारक है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके बाद दूसरा है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। शैक्षणिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि आपने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है। आप अगर अंदर से सीखे होंगे, शैक्षणिक योग्यता होगी आपके पास, तब आप सोचेंगे कि मुझे आईएएस बनना है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन के बाद जो यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, एसआई की तैयारी करनी है, तो आप उसके लिए प्रेरित कैसे हो सकते हैं। आप उसी के लिए प्रेरित होंगे जिसके आपके पास बैकग्राउंड होगा, जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होगी। वही आप बताएंगे कि आंतरिक कारक में शैक्षणिक पृष्ठभूमि में। इसके बाद है व्यावसायिक पृष्ठभूमि या फिर अनुभव। जैसे आप किसी भी कार्य को करते हैं, लंबे समय का आपके पास अनुभव है, उसके आधार पर कोई व्यावसायिक कार्य आपने किया है या फिर आपने कोई कौशल सीखा है, तो उसके आधार पे आप कुछ नया कार्य ट्राई करना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, ये तीनों पॉइंट मुख्य रूप से आपके आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिएगा कि बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या आता है, सबसे पहले देखिए सरकार की सहयोगिता। जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आपका आंतरिक कारक ये कह रहा है कि मुझे अच्छा सा घर बनवाना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपको शौक है अच्छे घर में रहने की, लेकिन बाह्य कारक ये मिले कि सरकार के द्वारा आपको कोई सहयोग मिल रहा है, आपको जो है घर बनवाने के लिए कुछ सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त हो रहा है, इससे जो है प्रेरित होकर के आप घर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप जो है कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उद्यम शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार की कोई सहयोग अगर मिल जाता है, आपको ऋण प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, कम ब्याज पे अगर मिल जाता है, तो उससे प्रेरित होकर आप क्या करते हैं, अपना उद्यम शुरू करते हैं। तो ये बताया गया इसमें। इसके बाद देखिए दूसरा है मजदूर व कच्चे माल की उपलब्धता। मजदूर मतलब है कि आप जो है कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए कार्य करने वाला जो व्यक्ति है अगर आपको मिल गया, जैसे आप खेत में ही कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी कंपनी है उसमें आप सोच रहे कार्य करवाना है, लेकिन आपके पास क्या है कि सामान नहीं है, कच्चे माल नहीं है जिसके आधार पे आपको नए प्रोडक्ट तैयार करने हैं, और वो मजदूर भी नहीं है जो उस कार्य को करेगा। जब बाहर से ये बाह्य चीजें जो है वो आपके कार्य को प्रभावित कर रही हैं, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आप प्रेरित होकर के अपने कार्य को आसानी से कर लेते हैं। अगला पॉइंट है बड़े औद्योगिक संगठन से प्रेरणा। जो भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जो भी कारखाने हैं, कंपनियां हैं, जो भी चल रही है, जो भी उद्यम है, उनको देख करके, उन संगठनों को देख करके आप प्रेरित होते हैं कि मुझे भी इनके जैसा बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे भी क्या करना है, मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनानी है उद्यम को लेकर के। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे आपको बताया गया वो क्या था कि आप किस प्रकार से ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके विकास के लिए, उनको उद्यम शुरू करने के लिए ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके गांव की महिलाओं को क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। जब महिलाओं को ये सारी चीजें पता होंगी तब वो जा करके अपने कोई नए फील्ड में अपने आप की एक पहचान बनाएंगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि आखिर प्रेरणा है क्या, ये कितने आधार है, इसके क्या तत्व हैं। इसके बाद देखिएगा कि महिला उद्यमी प्राचीन से आधुनिक काल तक, ये जो महिला हैं आज की अपनी महिलाएं हैं जो अपने देश में प्राचीन समय से आज तक कितना परिवर्तन देखने को मिला है, किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। देखिएगा 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी में भारत की महिलाएं खुदरा दुकानों, खुदरा मतलब कि कुछ फुटकर विक्रेता, आप सुने होंगे ना, फुटकर कहते हैं ना, दुकान पे जाओ फुटकर में मिल जाएगा, ये सारी चीज सुने होंगे आप लोग, यानी कि थोक विक्रेता जो होते हैं वो आपको थोक में देते हैं, ढेर सारे सामान देते हैं। लेकिन खुदरा विक्रेता में क्या होता है कि आपको लास्ट में आप जहां से सामानों को प्राप्त करते हैं वो हो जाता है। खुदरा दुकानों यानी कि छोटी दुकानों से जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं। छोटे हथकरघा उद्यमों यानी कि जो ये महिलाएं हैं हथकरघा के द्वारा सिलाई, धागे की कताई कर रही हैं, सूत की कताई करके धागा बना रहे हैं, कपड़े की बुनाई करें तो हथकरघा हो गया। इस प्रकार के जो उद्यम कार्य कर रही हैं और अन्य व्यवसायों
का प्रबंधन करती थी। ये 18वीं शताब्दी की, यानी कि जो छोटे मोटे कार्य थे इन सब में सहयोग प्रदान कर रही थी। 19वीं सदी की अगर बात करें तो 19वीं सदी के समय अवधि के दौरान उन्हें पापड़, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ बनाने आदि जैसे कार्यों हेतु प्रोत्साहित किया गया। जो 19वीं सदी की महिलाएं थी उनको पापड़ बनाने के लिए, इसकी भी एक शुरुआत में बहुत ही बड़ा महिलाओं के द्वारा संगठन चलाया गया था, जहाँ पे ग्रामीण महिलाएं क्या कर रही थी, एक अपना स्वयं का उद्यम शुरू की और उस उद्यम में सिर्फ और सिर्फ पापड़ के कार्य हो रहे थे। जो आप ठंडी के मौसम में अभी देखे होंगे, आलू जब पैदावार हुई तो उसके बाद जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो घर के लिए क्या कर रही थी, अपने साल भर के लिए या फिर अपने घर के कुछ ही समय के लिए, जरूरी नहीं पूरे साल भर का ही, उसके लिए पापड़ वगैरह तैयार कर रही थी। तो ये एक उद्यम शुरू किया गया था कि जहाँ पे महिलाएं एकजुट होकर के पापड़ बनाती थी और उसे सेल करती थी। तो 19वीं शताब्दी में पापड़ और फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, चूड़ियाँ बनाना, इन सब कार्यों को करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया और महिलाएं इसमें कार्य कर रही थी। इसके बाद 20वीं सदी के दौरान महिलाओं का नए कौशल सीखने, निवेश करने, बाजार में जगह तलाशने आदि के साथ विकास हुआ। ये क्या हुआ कि 20वीं सदी में जब महिलाएं पहुंचती है तो यहाँ कुछ नया कौशल सीखने की इच्छा जागृत हुई। निवेश करने यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कंपनी किसी भी व्यक्ति की हो, उसमें आप कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि जो कंपनी है अगर आप उसमें कुछ पैसा देते हैं, निवेश करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर वो कंपनी ऊपर ग्रोथ करती है, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो आपके पैसों को भी जितने परसेंट आपको बताया गया होगा इन्वेस्ट करते समय, उतने परसेंट का आपको ही प्रॉफिट होगा। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो भी लॉस होगा। तो इसी प्रकार से जब महिलाएं 20वीं सदी में पहुंचती हैं तो यहाँ नया कौशल भी सीख रही हैं, निवेश करना सीख रही हैं या फिर कुछ नए उद्योग धंधे जो शुरू कर रही थी वो कर रही हैं। इसके बाद बाजार में अपनी जगह तलाशने, यानी कि बाजार में अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो कार्यों को तलाश रही थी। देखिएगा उसके बाद आधुनिक समय में, जब आधुनिक समय की बात आती है, प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं आप लोग कि आधुनिक समय में महिला अन्य क्षेत्रों के साथ ही साथ उद्यम में भी पुरुषों के साथ समानता करके स्वयं का विकास कर रही हैं। जो ये आधुनिक समय की महिलाएं हैं, जो आधुनिक समय की महिलाएं ये क्या कर रही हैं कि अन्य कंपनियों में साथ ही साथ कार्य करने के साथ ही साथ वो नया उद्योग भी शुरू कर रही हैं और अच्छे से अपना विकास स्तर को ऊंचा ले जा रही हैं। इसके बाद है कि महिला उद्यमियों का कम प्रतिनिधित्व। आधुनिक समय में महिलाएं जो है उद्यम की ओर बढ़ी तो हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा कि महिला उद्यमियों का कम प्रतिनिधित्व है। जैसे देखिएगा कि तीव्र आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त भी भारत में 20% ही उद्यमी महिला हैं। 20% ही उद्यमी महिला की संख्या है। अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो जो स्टार्टअप्स है, जो महिलाएं अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, उसमें 6% ही भारतीय महिला संस्थापक हैं। जो नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है, जो नए नए कार्यों में स्टार्टअप कर रही हैं, यहाँ पे महिलाएं जो है उनकी जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 6% ही है। इसके बाद देखिएगा कि महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां क्या आ रही हैं। जो महिलाएं ये हैं, आखिर उद्यम में भी इनकी संख्या कम है, स्टार्टअप्स में भी इतनी संख्या कम है, आखिरकार इनके सामने क्या ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिनकी वजह से ये पीछे हैं। इसको देखिएगा, सबसे पहले है कि क्षमताओं पर रूढ़िवादिता। ग्रामीण महिलाएं जो हैं या फिर पुरुष भी हैं, पुरुष वर्ग हैं, हर किसी व्यक्ति के द्वारा ये बाउंडेशन लग जाता है कि जो बालक है या बालिका है, बचपन से ही दोनों में जेंडर बायसनेस देखने को मिलता है, लिंग जातिवादिता देखने को मिलता है। वही चीजें आगे भी बढ़ के ये चीजें देखने को मिलती है कि क्षमताओं पर रूढ़िवादिता देखने को मिलती है कि अगर पुरुष वर्ग है तो वो बाहर का कार्य कर सकता है, उसमें वो क्षमता है, लेकिन जो महिला है वो बाहर का काम नहीं कर सकती है क्योंकि उसे सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए किया गया है। या फिर अगर वो पढ़ लिख ले रही है तो वो टीचर बन जाए या फिर कुछ ऐसे कार्य करे जो सिर्फ आराम वाला काम हो। उनकी क्षमताओं पे ये बाउंडेशन लग रहा है कि वो कुछ और नहीं कर सकती है, बल्कि वो कहीं पे जॉब कर सकती है, आराम वाला कोई काम कर सकती है। उनकी क्षमताओं पे ये रूढ़िवादिता लगाई गई है और यहाँ पे यही इनके लिए क्या है, सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहीं पे पुरुष वर्ग जो है, पहले ही बताया गया आपको कि भारत जो है वो पितृसत्तात्मक परिवार है, यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे बालकों के लिए यानी कि लड़कों के लिए उद्यम शुरू करके दिया जाता है पिता के द्वारा, लेकिन वहीं लड़कियों के लिए ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर भी क्या, उनकी क्षमताओं में रूढ़िवादिता देखने को मिलती है।
इसके बाद देखिएगा मस्तिष्क क्षमता का आकलन करना। मस्तिष्क क्षमता का आकलन करने का मतलब है समाज में ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि जो महिलाएं हैं उनका मस्तिष्क बहुत ही कमजोर होता है, ये चीजें कहते हैं। और यही वजह है कि जो महिलाओं के मस्तिष्क के बारे में भी ऐसा आकलन किया जाता है, इस वजह से परिवार से वो बाहर नहीं निकल पा रही और अपना स्वयं का उद्यम नहीं शुरू कर पा रही हैं। आज आप सभी देख रहे होंगे कि महिलाएं जो हैं, चाहे वो कोई स्पेस की फील्ड में कार्य कर रही हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य कर रही हो, इसके साथ ही साथ चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, जितने भी फील्ड हैं सभी फील्ड में महिलाएं अपना बराबर का योगदान दे रही हैं। तो क्या वो उद्यम अपना स्वयं का शुरू करके वो कार्य नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनमें क्या देखा जा रहा है कि उनकी मस्तिष्क क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसके बाद है कि पितृसत्तात्मक और पारिवारिक बाधाएं। यही बात बताएगी कि पितृसत्तात्मकता यहाँ जरूर लगेगी, क्योंकि ये भारत जो है अपना वो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे पितृ जो है, जो पिता है, वो अपनी सत्ता को अपने लड़कों के यानी कि अपने पुत्र के हाथों में सौंपना चाहते हैं। और जो पारिवारिक बाधाएं हैं कि महिला जो है उन्हें घर के कार्य भी संभालने हैं, इसलिए वो कोई जॉब कर ले नॉर्मल से, आके अपनी फैमिली को संभाले, उसे कोई भी उद्यम शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बाधाएं, चुनौतियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। आगे है कि महिला सलाहकारों की कमी। ये सारी समस्याएं अगर महिलाओं के साथ हो रही हैं तो सबसे बड़ी ये समस्या है कि महिलाओं को सलाहकार जो देना है, जो महिला सलाहकार है, उनकी भी कमी देखी जा रही है। यही वजह है कि जब महिला सलाहकार कम है तो महिलाओं को कोई सलाह भी नहीं दे पा रहा है, और जो पारिवारिक बाधाएं हैं उनसे परिवार जो है उन्हें बाहर निकलने भी नहीं दे रहा है। ये सारी चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आपको बताया गया है, एकदम मेन पॉइंट ही सिर्फ लिखा गया है, इसमें आपको बिल्कुल भी काटने छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझाया गया, आपने जो भी सुना उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और जो भी यहाँ लिखा गया उसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरी क्लास आपके लिए कंप्लीट सेशन मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।